हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज 22 अगस्त है। आज के करंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है राजीव कुमार। इन्हें बनाया गया है न्यू इलेक्शन कमिश्नर। ये 1 सितंबर से अपना टर्म को स्टार्ट करेंगे। इसमें एक चीज़ और कि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में डिटेल से भी हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसी दिन यानी कि 25 जनवरी को ही हम लोग मनाते हैं नेशनल वोटर डे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, इसका कंपोजिशन होता है, इसमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। उस 2 जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनमें से एक को अभी नियुक्त होने वाले हैं ये, और एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है? सुनील अरोड़ा। और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक थे अभी अशोक लवासा, उनको चेंज करके राजीव कुमार भी बनेंगे। एक और हैं सुशील चंद्रा। मतलब कि 2 इलेक्शन कमिश्नर, एक सुशील चंद्रा और दूसरे राजीव कुमार। एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है सुनील अरोड़ा। स्थापना 25 जनवरी 1950, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ये आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल 324 के अंदर आता है। सीधा सीधा ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद इसमें कि इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 65 साल या 6 साल, जो पहले हो जाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 65 वर्ष या 6। इसका काम क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाती है इंडिया के अंदर। ठीक है, और ये इलेक्शन करवाती किन किन चीज़ों का है? तो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इनका जो है इलेक्शन ये करवाती है ये संस्था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि स्वतंत्र है। जिस तरह से यूपीएससी, कैग और आपका हमारी जो जुडिशियरी है वो ऑटोनोमस बॉडी है, स्वतंत्र है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं है, जो डिसीजन जो है वो खुद ले सकते हैं। इस तरह की ये भी बॉडी है। उसके बाद है हरित पथ। हरित पथ क्या है? ये एक मोबाइल ऐप है। इसको कल लॉन्च किया है नितिन गडकरी, जो हमारे हैं गडकरी। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसके ये मिनिस्टर हैं। तो ये जो है हरित पथ, ये मोबाइल ऐप है। ये करेगा काम क्या? अभी कुछ दिन पहले हरित भारत संकल्प, इसको शुरू किया गया था। ये था क्या? ये चला था 21 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक, 25 दिनों तक। और 25 दिनों के अंदर 25 लाख पेड़ लगाए गए थे रोड के साइड। जो रोड के किनारे किनारे आप पेड़ देखते हैं वो तो उसी तरह से जो है पेड़ों को लगाया गया। 25 लाख पेड़ों का प्लांटेशन किया गया 25 दिन के अंदर। तो इतने कम समय में किया गया, उसको नाम दिया गया हरित भारत संकल्प। तो यही जो हरित भारत संकल्प जो पूरा हुआ, उसको ये मॉनिटर करेगा हरित पथ। ये देखेगा कि किस तरह से प्लांटेशन जो किया गया है वो ग्रो कर रहा है, उसका ग्रोथ क्या है, वो उसका मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को ये मॉनिटर करेगा। ये मोबाइल ऐप है। ठीक है, और एक चीज़ कि इसकी देखरेख कौन करता है? रोड की देखरेख करना या फिर जो ये प्लांटेशन हुआ है इसकी देखरेख कौन करता है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर काम ये करती है। PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988। हेडक्वार्टर भी इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसकी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही। इस दोनों में से कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अभी हुआ क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइन जारी किया है कि आने वाले जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन को किस तरह से कंडक्ट करना है। जैसे फेस मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजर का यूज़ करना है, सॉप का यूज़ करना है। फिर जो इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे ऑफिसर, उनको जो है स्पेशल व्हीकल से घर से लाना होगा, छोड़ देना होगा, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे तो हो सकता है वो कोरोना संक्रमित हो जाए। तो इस तरह से अभी गाइडलाइन आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया।
और हरित पथ के बारे में बताया, मोबाइल ऐप है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब है नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2020 खेल पुरस्कार। आज ही इसकी घोषणा हुई है और ये 29 अगस्त को दिया जाएगा, ठीक है। और ये दिया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। राष्ट्रपति जो है संबोधित करेंगे जो खिलाड़ी हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और उनके घर पे फिर अवार्ड को पहुंचा दिया जाएगा। तो ये 29 अगस्त को क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इस दिन जो है नेशनल स्पोर्ट डे है, राष्ट्रीय खेल दिवस। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो इसमें जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये दिया गया है 6 लोगों को। इसमें रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए, मरियप्पन थंगावेलु पारा एथलीट के लिए, मनिक बत्रा टेबल टेनिस के लिए, विनेश फोगाट कुश्ती के लिए, रानी रामपाल हॉकी के लिए। तो 5 ही हुए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार ये दिया गया है 8 लोगों को। उसके बाद अर्जुन अवार्ड ये दिया जाएगा 27 लोगों को, और ध्यानचंद्र पुरस्कार ये दिया जाएगा 16 लोगों को। तो खेल जगत में सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, और जो उत्कृष्ट खेलते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है हर साल। इस अवार्ड में एक मेडल होता है, मेडल देंगे, एक सर्टिफिकेट होता है, और 7.5 लाख कैश होता है, मतलब चेक मिलता होगा। तो ये दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के जो विनर होते हैं उनको। 29 अगस्त को इसको दिया जाएगा, बताया ही मैंने कि उस दिन जो है नेशनल स्पोर्ट डे है। इसको देती कौन संस्था है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। इसके अभी जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, उनका नाम है क्या? किरेन रिजिजू। ये मिनिस्टर हैं खेल मंत्रालय के। तो देती तो मिनिस्ट्री है, लेकिन अवार्ड को दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। स्पॉन्सर करती है मिनिस्ट्री, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब है पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये अभी न्यूज में है क्योंकि इसने अभी अपना रिपोर्ट को ये पेश करने जा रही है। इसके चेयरमैन हैं अभी अधीर रंजन चौधरी। 1 सालों के लिए इसको गठित किया जाता है, और ये पार्लियामेंट इसको गठित करती है, यानी कि संविधान में इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। और ये 22 सदस्यीय कमेटी है, 22 सदस्य कमेटी है, और इसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। और इसके जो चेयरपर्सन हैं, जैसे जो अभी अधीर रंजन चौधरी हैं, चेयरपर्सन बनाया जाता है जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जो विपक्षी पार्टी के जो लीडर होते हैं उनको बनाया जाता है। हाउस के जो लीडर होते हैं उनको बनाया जाता है। तो हाउस के लीडर हैं अभी अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि कांग्रेस को वो सबसे बड़ी जो पार्टी है जिसके पास बीजेपी के बाद सीट है, लेकिन वो विपक्षी पार्टी का उसको दर्जा प्राप्त नहीं, क्योंकि 1/10 जो सीट अगर कोई पार्टी लाती है तभी उसको विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है, आपको मालूम है। लेकिन फिर भी जो है वो लार्जेस्ट सिंगल अपोजिशन पार्टी है, इसीलिए अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है। मतलब 1 साल इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो इन्होंने अभी अपना रिपोर्ट पेश किया। ये कमेटी करती क्या है? ये भारत सरकार के रेवेन्यू को और एक्सपेंडिचर को रिव्यू करती है, ऑडिट करती है। साथ ही साथ जो कैग है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसके रिपोर्ट को भी ये ऑडिट करती है, ठीक है। और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि पीएसी में कितने सदस्य होते हैं। तो 22 सदस्यीय ये टीम है, कमेटी है, और इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य इसमें राज्यसभा के होते हैं। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पीएम आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें क्या चल रहा है? इसमें सरकार का टारगेट था, ये 2016 से शुरू किया गया है ये स्कीम, नवंबर 2016, 12 नवंबर 2016। और इसमें सरकार का टारगेट था कि 2022 तक, मार्च 2022 तक सरकार ग्रामीण इलाकों में 2.95 करोड़ घर को बनाएगी, आवास बनाएगी। इसमें जो घर बनाएगी सरकार वो 25 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात की जो घर बनाएगी सरकार गरीबों के लिए ग्रामीण इलाकों में, उसमें जो महिलाएं हैं उनके नाम पे वो घर दिया जाएगा। साथ ही साथ टॉयलेट बनाया जाएगा, वहां पे टॉयलेट की फैसिलिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, बिजली होगा, साफ पानी होगा पीने के लिए, यानी कि पाइप्ड वाटर होगा।
पानी पीने के लिए, और एलपीजी कनेक्शन होगा, एलपीजी कनेक्शन भी होगा। तो ये सारी चीज़ मिला के एक अच्छा घर बनाने का सरकार का लक्ष्य है, जो 2022 तक ये चलने वाला है ये प्रोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसी में एक है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जी के जगह यू है, तो उसमें सरकार का टारगेट है 2 करोड़ आवास बनाना, जो शहर के गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए घर बनाना। पहले जो ये ग्रामीण वाला जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इंदिरा आवास से इसको जाना जाता था, इसी का नाम चेंज करके इसको बना दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, तो इसमें 2.95 करोड़ आवास को बनाया जाएगा, और ये इसका क्षेत्रफल इतना होगा 25 मीटर स्क्वायर, और इसमें फैसिलिटी एलपीजी, टॉयलेट और इलेक्ट्रिसिटी, पाइप वाटर, ये सारे इंटीग्रेटेड होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जल जीवन मिशन। इसमें जो मैंने बताया पाइप वाटर, तो उससे ये रिलेटेड है जल जीवन मिशन। आपको पता है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री को इसी बार मई 2019 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसके जो मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ये मिनिस्टर हैं इसके जल शक्ति मिनिस्ट्री के। तो जल जीवन मिशन में क्या है, तो जल जीवन मिशन में सरकार चाहती है कि जो रूरल इंडिया है, ग्रामीण भारत है, वहां के लोगों को पाइप वाटर मिले, पाइप्ड सेफ वाटर। और सेफ वाटर में भी कौन सा वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी। ठीक है, क्योंकि एक आंकड़ा के हिसाब से 84% जो रूरल इंडिया है वहां पे पानी का एक्सेस ही नहीं है, मतलब पाइप वाटर है ही नहीं, वहाँ टेप वाटर है ही नहीं, एक्सेस ही नहीं है। तो सरकार का लक्ष्य है कि ये 2024 तक ऐसा करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों 2024 तक हर घर नल का जल पहुंचाना है। इसका नाम ही है हर घर नल से जल। ठीक है, ये आप सुनते होंगे, एडवर्टाइजमेंट भी इसका आता है। तो ये जल जीवन मिशन के तहत है। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सरकार का टारगेट है कि रूरल इंडिया में हर घर में पाइप का सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचे। और आवास योजना जो है, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण, इसका लक्ष्य है कि 2.95 करोड़ घर बनाया जाए गरीबों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में, और उसमें जो है एलपीजी, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप वाटर, इन सब चीज़ों की उसमें फैसिलिटी हो। और ये इसका टारगेट 2022 तक का है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब है प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण रोजगार योजना। ये अभी चल रही है स्कीम, इसका 7वां सप्ताह है, 7वां सप्ताह है। और इसमें जो है सरकार क्या कर रही है कि जो भी इन स्टेट से 6 स्टेट, यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान, यहाँ पे जो इस स्टेट के लेबर जो हैं, लेबर क्लास के आदमी, वो दूसरे स्टेट में जाके काम करते थे, वहाँ उनका काम बंद हो गया कोरोना की वजह से, तो वापस अपने वो स्टेट आ गए। अब वो उनके पास कोई काम नहीं है, तो सरकार उनको काम दे रही है कि किसी भी तरह का काम जो लेबर सेक्टर से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, या फिर किसी जैसे आपको फिशिंग का काम हो गया, और भी तरह के बहुत सारे काम हैं जो सरकार करवा सकती है। उन कामों को सरकार मुहैया करवा रही है इन लोगों को, जो ये 6 स्टेट में लोग जो वापस आए हैं अलग अलग जगहों से, जो माइग्रेंट लेबर हैं। ठीक है, माइग्रेंट लेबर जो हैं उन्हें तो सरकार रोजगार दे रही है। उसका 7वां सप्ताह भी चल रहा है। इस स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था 12 मई 2020 को खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से, बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। तो यही इसका रिपोर्ट अभी आ रहा था। इंपॉर्टेंट इसमें यह है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर पूछा जा सकता है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना कितने स्टेट के लिए है, तो 6 स्टेट के जो लेबर हैं, माइग्रेंट लेबर हैं, उनके लिए है। 116 डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन किया गया है, वहाँ से लेबर को सेलेक्ट किया जा रहा है कि 116 डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट ये मतलब स्टेट के लिए है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जिसे कि गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत लाभ मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है आजीविका चलाने के लिए। तो अगर जैसे यूपी, बिहार, एमपी का ऑप्शन दे दिया एक में, 3 ऑप्शन एक में दे दिया, फिर ABC कर दिया, या फिर दे देगा इसमें दिल्ली का ऑप्शन दे दिया 4th में, मान लिया मतलब एक दिल्ली दे दिया, एक दे दिया गुजरात दे दिया, और एक महाराष्ट्र दे दिया, और एक दे दिया बिहार। तो बिहार सही ऑप्शन होगा कि बिहार के लेबर के लिए, माइग्रेंट लेबर के लिए ये रोजगार चलाया जा रहा है। तो इसमें 21 करोड़ दिन, 7 सप्ताह में 21 करोड़ दिन का काम दिया गया है मजदूरों को, जिसमें 16,758 करोड़ के आसपास खर्च आया है। तो ये रिपोर्ट, ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, स्टेट के बारे में पूछ सकता है, और ये जो स्कीम है उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है एक न्यूज़ में ये भी चल रहा है कि
ईपीएफओ, इसने क्या किया, अभी रिपोर्ट इसकी आई है कि 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों को इसने रजिस्टर किया। ये काम क्या करती है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसका काम है कि पेंशन देना, इंश्योरेंस करना, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि जो संगठित क्षेत्र है उसमें जो लोग काम करते हैं, तो उसको ये जो है पेंशन और इंश्योरेंस देती है। उनका सैलरी से पैसा कुछ डिटेक्ट होता है और यहाँ जाके वो जमा हो जाता है। तो अब पेंशन कैसे देगी कि वो रिटायर किए, 60 साल से ज़्यादा उनका एज हुआ तो पेंशन उनको मिलेगा। इंश्योरेंस कैसे हुआ कि अगर वो नौकरी के दौरान ही कहीं उनका डेथ हो गया या कुछ मेजर कैजुअलिटी हो गई तो उन्हें फिर इंश्योरेंस भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है। तो इसमें जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई थी और हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ था उसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और यूज़फुल लग रहा है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें